कविता प्लीज जॉब शुरू कर दे, बहुत मुश्किल हो रही है घर चलाने में। हाँ तो बोलो ना अपने माँ बाप को कि वृद्धाश्रम चले जाए। जब सर पर बैठे रहेंगे तो कौन करेगा, हम कहाँ से लाए इतने पैसे। तभी तो बोल रहा हूँ नौकरी कर लो ना, कम से कम माँ पापा का खर्चा तो निकल जाएगा। माँ पापा तुम्हारे हैं, मैं क्यों अपना बच्चा इन बूढ़ा बुढ़ियों के भरोसे छोड़ू। अरे सिड बच्चा नहीं है, वो 10 साल का है। 10 साल से तुम उसी का बहाना बनाकर काम नहीं कर रही हो। अरे आखिर में मुझे भी तो मेरे ही माँ पापा ने पाला है ना, मैं क्या गलत हूँ जो उनके साथ सिड बिगड़ जाएगा। तुम ना अपनी बात छोड़ी तो, ये तो लव मैरिज है हमारी, मैंने आज तुमको इस लायक बनाया है, नहीं तो क्या थे तुम। हाँ क्या थे। हाँ तो कोई शुरू में ही गुरु नहीं बन जाता, चेले ही होता है सब। देखो मैं बहस में नहीं पड़ना चाहती, मैं इन अनहाइजेनिक लोगों के भरोसे अपना बच्चा छोड़ने से रही। तभी वहां दादी आ जाती है, हाथ में रिंकी का हाथ। रिंकी रो रही थी जोर जोर से। क्यों रो रही है ये, क्या आ गया, देखता नहीं है क्या कोई इस घर में बच्चे को। दादी का चेहरा गुस्से से लाल था। क्या हुआ माँ, गिर गई क्या ये। नहीं, वो पास वाली लिली की मम्मी है ना, वो थप्पड़ मार रही थी इसको, वो तो मैं आ गई। हिम्मत कैसे हो गई उस छछुंदरी को कि मेरी पोती को हाथ लगाए। मम्मा वो मुझे रोज मारती है, वो तो दादी के डर से दूर रहती है। मम्मा मैं अब हमेशा दादी के साथ ही भाग जाऊंगी, वो आंटी बहुत गंदी है। कविता ने रिंकी को अपनी तरफ खींचा और उसके गाल को देखने लगी। ठीक है, कल से तू पार्क नहीं जाएगी, घर पर ही खेलेगी। नहीं मम्मा मैं दादी के साथ जाऊंगी, दादी मुझे डरने नहीं देती। दादी 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 है तो मैं क्या हूं तेरी, सुन मेरी बात। दादी चुपचाप रिंकी का माथा चूमकर किचन की तरफ चली गई। कविता ने रोहन को घुरा, देखा अब ये बच्ची को भी इनकी तरफ कर लिया इन्होंने। कविता बस करो यार, उसकी दादी ने उसे बचाया और तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैं बस नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इन पर डिपेंडेंट हो। इनकी आदतें पुरानी है, तौर तरीके पुराने हैं। अगले दिन सुबह सिड स्कूल से आया तो सीधा दादाजी की कुर्सी के पास जाकर बैठ गया। दादाजी वो आज टीचर ने बोला कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट था। अरे वाह, किसने बनाया था बेटा। आप ही ने तो बनवाया था, याद है जब हम दोनों ने मिलकर पुरानी मशीन का मॉडल बनाया था रात को। कविता किचन से सुन रही थी, उसका मन थोड़ा कसैला हुआ। सिड अंदर आ, हाथ धो खाना खा। बस मम्मा 2 मिनट, दादाजी बता रहे हैं कि वो मशीन कब की है। हाँ बेटा, ये मशीन तेरी दादी के घर से आई थी, शादी में मिली थी उन्हें, 50 साल पुरानी है। 50 साल मतलब आप छोटे थे तब से है ये। दादाजी हंसे। हाँ बेटा, और आज तेरे काम आई। कविता आई और सिड का हाथ पकड़ा। चलो अंदर, ये बातें बाद में होगी। मम्मा एक सेकंड ना। सिड मैंने बोला ना। शाम को रिंकी दादी की गोद में बैठी कहानी सुन रही थी। कविता वहां। माँ जी रिंकी को सोना है अभी, छोड़िए इसे। अरे बहू अभी तो 7 बजे है। माँ जी मैं जानती हूँ कितने बजे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। दादी कहानी पूरी करो ना। दादी ने रिंकी को एक बार प्यार से देखा और धीरे से नीचे उतार दिया। आज जा बेटा, कल सुनाऊंगी। हाँ आज अभी सो जा बेटा। पक्का दादी। पक्का मेरी जान। रिंकी दौड़ कर दादी से लिपट गई। शाम को कविता फोन पर थी। हाँ माँ बोलो। कैसी है बेटा, वो लोग परेशान तो नहीं कर रहे ना तुझे। नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। अरे मुझसे क्या छुपाती है, तेरी माँ हूं मैं, बता दे। वो बुढ़िया कुछ बोलती है क्या तुझे। अरे माँ वो तो कुछ नहीं बोलती। देख बेटा तू MBA की हुई है, इतनी पढ़ी लिखी है तू, और घर में बंद बैठी है उन दोनों बूढ़ों की सेवा करके। तेरा दिमाग खराब है क्या। तेरी जो सहेली थी ना प्रिया, वो आज मैनेजर है और तू। कविता चुप रही। और वो बच्चे रिंकी सिड दोनों उन्हीं के पास रहते हैं ना। बेटा बच्चे बिगड़ जाते हैं इस तरह, पुराने लोगों की सोच पुरानी होती है, वो उनके दिमाग में न जाने क्या क्या भरते रहते हैं। हाँ माँ कभी कभी तो लगता है। लगता क्या, सच्ची है ये तो। जवान है, तेरी जिंदगी है, आजादी से जी। उन दोनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत कर। तभी पापा ने फोन लिया। कविता बेटा। हाँ पापा। सुन बेटा, तेरी माँ को तेरी चिंता है, लेकिन एक बात बता, रोहन के माँ पापा ने कभी तुझे तकलीफ दी है सच में। अब नहीं पापा, वो तो फिर बेटा, घर में बड़े बुजुर्ग हो तो घर टूटता नहीं, जुड़ा रहता है। और बच्चे दादा दादी से जो सीखते हैं वो हम कभी नहीं सिखा सकते। करियर तो फिर बन जाएगा, लेकिन रिश्ते एक बार टूट जाए तो जुड़ते नहीं, सोच लेना शांति से। फोन रखने के बाद वो देर तक खिड़की के बाहर देखती रही। तभी डोरबेल बजी। अरे कविता यार, कितनी थकी हुई लग रही है तू। अरे नहीं यार, अंदर आना। कब आई दिल्ली।
दोनों सोफे पर बैठी। प्रिया का बेटा आर्यन मोबाइल पर लगा था। यार मैं बस 2 दिन के लिए आई हूँ, शॉपिंग करनी थी। किटी है ना परसों, तो बता कैसी है? बस यार घर ही है, सास ससुर बच्चे रोहन। अरे यार तू अभी भी वही झेल रही है? मैंने तो 2 साल पहले ही निपटा दिया था सब। मतलब? अरे मतलब क्या, मम्मी जी पापा जी दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ा है हम। बढ़िया है वहाँ, उनके जैसे लोग हैं, खुश है वो भी। कविता चुप रही। और आर्यन के लिए नानी है बढ़िया सी, फ्रेंड है, बेटी को भी वही देखती है। खाना बनाने वाली अलग, झाड़ू पोछा वाली अलग। मेरा काम क्या है, बस मैनेज करो और निकल लो। सच में? हाँ यार, कल किटी थी, परसों मॉल गई, कल स्पा बुक किया है। जिंदगी है तो ऐसे जियो ना, वरना क्या फायदा। कविता ने आर्यन को देखा। वो अकेला बैठा स्क्रीन पर लगा था, किसी से बात नहीं, कोई शरारत नहीं, बस चुप। लेकिन प्रिया की भी बातें उसके कान में गूंज रही थी। सोच यार, तू भी जॉब कर, मैं बात करूं क्या अपने एचआर से? कविता मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान पूरी तरह आंखों तक नहीं पहुंची। सुबह के 5 बजे पूरा घर सोया हुआ था। मंद मंद धुआं उठा, घर में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई। हे भगवान, इस घर को नजर से बचाना है, इन बच्चों को, इस परिवार को, सब खुश रहे, सब सलामत रहे। माला जपती रही, आंखें बंद, होठ हिलते रहे। रोहन सुबह उठा तो पूजा घर से घंटी की आवाज आ रही थी। वो चाय लेकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। माँ कितने बजे सोया? अरे तो उठ गया। जा बेटा, ठंडा मत पी, गरम चाय पी। पहले तुम बताओ। 4 बजे से हूँ, आज मंगलवार है ना, हनुमान जी का दिन है, तेरे लिए विशेष पाठ करना था। रोहन की आंखें भर आई। माँ यार, इस उम्र में इतनी सुबह उठती हो? अरे बेटा, माँ हूं मैं, मेरा काम ही यही है। तू तरक्की करे, खुश रहे, बस यही मांगना है मुझे भगवान से। उसी महीने रोहन का प्रमोशन हुआ। ऑफिस में सबने बधाई दी। रोहन घर आया तो सीधे पूजा घर गया। माँ, प्रमोशन हो गया। दादी ने हाथ जोड़े और ऊपर देखा। भगवान का शुक्र है, मेरी सुन ले उसने। आ बेटा, मिठाई खिलाती हूँ तुझे। माँ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। अरे चुप कर, मेहनत तेरी थी, भगवान ने देखे बस। कविता रसोई से देख रही थी। उसके मन में कुछ हलचल हुई, लेकिन उसने नजरें फेर ली। दादाजी ने दरवाजे से आवाज लगाई। अरे सुनो, रोहन का प्रमोशन हुआ है तो आज खीर बनेगी। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। सीड दौड़ता आया। दादी खीर? ये पापा, आपको प्रमोशन तो हर महीने होना चाहिए। रोहन हंसा। क्यों बेटा? क्योंकि दादी तभी खीर बनाती है। पूरा घर हंसी से भर गया। कविता के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन घर की दीवारें जानती थी उस मुस्कान का मतलब क्या था। प्रिया अगले हफ्ते फिर आई। इस बार हाथ में एक फॉर्म था। ले, ये भर दे, मेरी कंपनी में वैकेंसी है, एचआर मेरी दोस्त है, इंटरव्यू पक्का है। यार मुझे नहीं पता। अरे भर दे, पहले देख तो सही। 2 दिन बाद इंटरव्यू था। बाहर आई तो प्रिया खड़ी थी। कैसा गया? अच्छा लगा यार, लेकिन पता नहीं। तभी फोन आया, सिलेक्शन हो गया था। देखा, मैंने बोला था ना, अब चल मेरे साथ सेलिब्रेशन करते हैं। कार में बैठते ही कविता चुप हो गई। क्या हुआ, खुश नहीं है क्या? हाँ यार, खुश तो हूँ, लेकिन सोच रही हूँ रिंकी और सिड का क्या होगा। सुबह स्कूल, शाम को कौन देखेगा उन्हें, और घर में दादा दादी हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। अरे यार, तू भी ना नैनी रख दे, कुक रख दे, और दादा दादी के लिए। क्या? चल एक काम कर, पहले चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। कहाँ? अरे वो वृद्धाश्रम जहाँ मम्मी जी पापा जी हैं, एक बार देख तो, बात कर उनसे, खुद समझ जाएगी। यार रोहन नहीं मानेगा ये सब। प्रिया हंसी। कविता, पति को मनाना कौन सिखाएगा तुझे? पत्नी हो तुम, बस थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, मान जाएगा। कविता चुप रही, कार चलाती रही। वृद्धाश्रम शहर के बाहर था। प्रिया आगे बढ़ी। एक कोने में उसके सास ससुर बैठे थे। मम्मी जी पापा जी, देखिए कौन आया है। सास ने ऊपर देखा, प्रिया को देखते ही मुंह फेर लिया। क्या काम है तुम्हें यहाँ? अरे पापा जी बस मिलने आई थी। मिलने आई हो या दिखाने आई हो कि हम यहाँ कैसे पड़े हैं? पास बैठी एक बुजुर्ग औरत ने आवाज उठाई। अरे प्रिया बेटा, आ गई तो? इन बेचारों को छोड़ने के बाद पहली बार आई है ना। दूसरे बुजुर्ग भी बोलने लगे। एक बहू हो तुम या दुश्मन? भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। आप लोगों को क्या मतलब? सास की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ नहीं बोली, बस खिड़की के बाहर देखती रही। कविता वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसके पैर जम से गए थे, गला भर आया था।
तभी एक बुजुर्ग बाबा धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए, कविता का हाथ थामा। बेटा, तू कौन है इसकी? जी बस दोस्त हूँ इसकी। सुन बेटा, इसकी बातों में मत आना। आज ये हमें यहाँ छोड़ गई, एक दिन तू भी बुजुर्ग होगी, तेरे भी बच्चे होंगे, जो बोगे वही काटोगे। कविता की आंखें डबडबाई। कविता चल यहाँ से। लेकिन कविता के पैर नहीं उठे। उसने एक बार पूरे हॉल में नजर घुमाई, अकेले बुजुर्ग, सुनी आंखें, दीवार से लगी कुर्सियां, और अचानक उसे दादी याद आई। सुबह 5 बजे दिया जलाती हुई, रिंकी को गोद में लेकर कहानी सुनाती हुई, और सिड़ का वो चेहरा जो दादाजी को देखकर चमक उठता था। कविता बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। प्रिया पीछे आई। यार कहाँ जा रही है, सुन तो। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे घर आ गई। कविता ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वो दरवाजे पर ही रुक गई। दादी रिंकी को दाल चावल खिला रही थी। रिंकी मुंह खोले बैठी थी। ले एक और राजा बेटा। हाँ शाबाश। दादी और कहानी सुनाओ ना खाते खाते। पहले एक और फिर कहानी। दूसरी तरफ दादाजी फर्श पर बैठे थे। सिड पजल के टुकड़े बिछा रहा था। दादाजी ये वाला यहाँ जाएगा ना? नहीं बेटा, उल्टा ही है, घुमा के देख। अरे दादाजी आप तो जादूगर हो। दादाजी हंसे। तभी कविता को प्रिया का बेटा आर्यन याद आया, अकेला सोफे पर बैठा हुआ, आंखें स्क्रीन पर। कोई नहीं उसके पास, न हंसी न बातें, बस एक फोन। कविता की आंखें भर आई। वो चुपचाप मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। दरवाजा धीरे से बंद किया और दीवार से टिक कर बैठ गई। तभी फोन बजा। माँ का नाम था। हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? प्रिया ने बताया वृद्धाश्रम गई थी तू, कैसा था वहाँ? माँ वहाँ का हाल देखकर मेरा दिल भर आया। वो बुजुर्ग लोग, उनकी आंखों में माँ वो रो रहे थे। तो क्या हुआ रोने से? सुविधा तो है ना वहाँ, खाना है, रहना है, और क्या चाहिए बुढ़ापे में? माँ वो अकेली थी, बहुत अकेले। अरे कविता बस कर इमोशनल होना, यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। सुन मेरी बात ध्यान से, कल सुबह छोड़ा दोनों को। जिंदगी तेरी है बेटा, कब तक इन दोनों के लिए जिएगी? लेकिन माँ रोहन। अरे रोहन को तू मना लेगी, पत्नी है तू उसकी, और नहीं माना तो बता देना कि बच्चों को लेकर चली जाओगी। देखता कैसे मानता है। फोन रखा। कविता खड़ी रही 1 मिनट 2 मिनट, फिर वो उठी, सीधे हॉल में आ गई। सुनिए, आप दोनों को कल वृद्धाश्रम जाना होगा। दादाजी की आंखें फैल गई। क्या कहा तुमने बहू? आपने सुना मैंने क्या कहा? कल सुबह निकलना है। बेटा हमसे कोई गलती हुई है क्या? बता दो हमें। कोई गलती नहीं हुई, अब बस यही होगा, और अगर नहीं गए तो मैं इन दोनों बच्चों को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। रोहन से भी रिश्ता खत्म। रिंकी सहम कर दादी की साड़ी पकड़ लेती है। दादी, दादी को मत जाओ। दादी ने रिंकी को सीने से लगाया। उनके हाथ कांप रहे थे। बहू हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। मैंने जो बोला वो सुन लीजिए बस। दादाजी ने दादी को देखा। दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बस एक बार भगवान की तस्वीर देखी। दादाजी की आवाज टूट गई। ठीक है बेटा, कल चले जाएंगे हम, लेकिन ये घर मत तोड़ो। दादी कुछ नहीं बोली, बस रिंकी का माथा चूमती रही, बार बार, जैसे उसकी खुशबू को याद में बसा लेना चाहती हो। सुबह हुई, दादाजी का बैग तैयार था। दादी अपनी साड़ियां समेट रही थी। तभी रिंकी दौड़ती हुई आई, दादी का बैग देखा और वहीं रुक गई। दादी ये बैग क्यों भर रही हो? दादी ने मुंह फेर लिया। दादी, दादी मुझे देखो, आप जा रही हो क्या? दादी की आंखें छलक आई। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाओ दादी, प्लीज मत जाओ। रिंकी उनसे लिपट गई, दोनों हाथों से साड़ी पकड़ ली, जैसे छोड़ेगी तो सब खत्म हो जाएगा। तभी सिड भी आया। सारा माजरा देखा, दादाजी का बैग, दादी के आंसू और रिंकी का रोना। दादाजी आप लोग जा रहे हो? दादाजी ने सिड को सीने से लगा लिया, खुद भी रो पड़े। दादाजी मैं नहीं जाने दूंगा, आपको नहीं जाने दूंगा। सिड कविता के पास आया, उसका हाथ पकड़ा। मम्मा, मम्मा प्लीज दादा दादी को मत भेजो, मम्मा वहाँ अकेले रहेंगे, वहाँ कोई नहीं होगा उनका, मम्मा सुनो ना। कविता ने मुंह फेर लिया। रिंकी रोते रोते कविता के पास आई। मम्मा अगर दादी को भेज रही हो तो मुझे भी भेज दो उनके साथ, मैं भी जाऊंगी दादी के साथ, अकेले नहीं रहने दूंगी उन्हें। हाँ मम्मा मुझे भी भेज दो, हम दोनों रहेंगे दादा दादी के साथ।
दादी ने दोनों बच्चों को एक साथ अपनी बाहों में भर लिया। तीनों रो रहे थे। मेरे बच्चे, मेरे सोने के टुकड़े, दादी को माफ कर देना। दादाजी की तो आवाज ही नहीं निकली। गाड़ी चल रही थी चुपचाप। रोहन आगे ड्राइव कर रहा था। शीशे में दादा दादी का चेहरा दिख रहा था। बेटा, वहां खाना कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा माँ। और रात को अगर तबीयत खराब हो गई तो? माँ, और मेरी दवाइयाँ? वो तो मैं भूल गई बेटा, वापस चलो। मेरी दवाइयाँ बैग में मैंने रखी है। दादी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद फिर बोली, बेटा वहां क्या पूजा का कमरा होगा? रोहन का गला भर आया। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। शीशे में माँ का चेहरा देखा। रोहन की आंखें भर आई। अचानक उसने गाड़ी मोड़ दी। बेटा ये रास्ता। माँ पापा बस चुपचाप बैठो। 15 मिनट बाद गाड़ी रुकी। सामने एक बड़ा 5 स्टार होटल था। चमकती लॉबी। दादा दादी कुछ समझे नहीं। ये कहाँ आ गया? रोहन उतरा, बैग उठाया, अंदर ले गया, रिसेप्शन पर बात की, चाबी ली। सबसे अच्छा कमरा खुला, बड़ा सा बिस्तर, बालकनी से शहर दिखता था। दादी बस खड़ी देखती रही। माँ, एक हफ्ता यहाँ रहो, आराम करो, खाओ पियो, मजे करो। मैं लेने आऊंगा खुद। लेकिन बेटा। पापा कोई बात नहीं, बस खुश रहो। रोहन नीचे झुका, दोनों के पैर छुए। दादी का हाथ कांपा। उन्होंने रोहन का सिर थामा। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। रोहन मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। लिफ्ट में अकेला खड़ा था और रो रहा था। गाड़ी चल रही थी चुपचाप। तीन दिन बीते। कविता ने नैनी रख ली थी, कुक रखा था, सब इंतजाम था, लेकिन घर नहीं लग रहा था। सुबह नैनी देर से आई। रिंकी ने नाश्ता नहीं किया। सिड का टिफिन अधूरा गया। कुक ने खाना बनाया तो नमक इतना था, खाया ही नहीं गया। शाम को कविता घर आई तो रिंकी कोने में बैठी रो रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही है? नैनी दीदी ने मुझे बहुत मारा। दादी होती तो कभी नहीं मारती। कविता का दिल धक से रह गया। सिड कमरे में बंद था। कविता ने दरवाजा खटखटाया। मुझसे बात मत करो मम्मा, तुमने दादा दादी को भगा दिया, तुम बुरी मम्मा हो। कविता दरवाजे के बाहर खड़ी रही। अंदर से आवाज नहीं आई। उसने बैग उठाया और सीधे निकल गई। ऑटो किया, वृद्धाश्रम का पता बताया। वहां पहुंची, गेट के अंदर गई। इधर उधर देखा, दादा दादी कहीं नहीं थे। एक कर्मचारी से पूछा, या तो वो नाम की कोई बुजुर्ग आए नहीं। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। इतना रोई कि सांस अटकने लगी। कांपते हाथों से रोहन को फोन लगाया। रोहन मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। माँ पापा का है, मुझे नहीं मिल रहे, मैं बहुत बुरी हूँ रोहन, बहुत बुरी। कविता रो मत, सुनो मेरी बात। माँ पापा सुरक्षित है, तुम घर जाओ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। सच में? हाँ, तुम घर जाओ। 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। रिंकी और सिड दोनों दौड़े। दरवाजा खुला। दादाजी आ गए। दादा दादी। दोनों बच्चे दादी से लिपट गए। दादी ने दोनों को एक साथ खींच लिया। दादाजी की आंखें भर आई। कविता सामने खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर दादी के पैर छुए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया। आप इस घर की नींव है और मैंने। दादी ने कविता का सिर उठाया, आंखों में देखा। बेटा, जो हो गया वो भूल जा। घर है ये, यहाँ माफी नहीं मांगते। हाँ बहू, हम तुम्हारे अपने हैं, दुश्मन नहीं। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। रात को खाने के टेबल पर सब साथ में बैठे थे। दादी ने खीर बनाई थी। दादाजी, कल पजल वाले गेम फिर खेलेंगे। जरूर बेटा, इस बार नई वाली लाया हूँ मैं। दादी कहानी। हाँ मेरी जान, आज तो लंबी वाली सुनाऊंगी। घर में हंसी थी, खाने की खुशबू थी और वो गर्माहट थी जो किसी नैनी या कुक से नहीं आती। कविता ने चुपचाप दादी को देखा। दादी रिंकी को खाना खिला रही थी। वही पुराना अंदाज, वही प्यार। कविता मुस्कुराई, इस बार पूरे दिल से।